गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का हमारा जो उप विषय रहेगा डायरी के पन्ने, ये आज का हमारा उप विषय रहेगा। एन फ्रैंक के द्वारा ये रचित डायरी है। ये जो अध्याय है ये किस विधा में है? डायरी के रूप में है। ठीक है, और आज इसी का हम गौर अध्ययन करेंगे। ये जो डायरी के पन्ने हैं इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो हॉलैंड के यहूदी परिवार है उन यहूदी परिवारों पर जर्मनी का काफी प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि जर्मनी ने हॉलैंड के पर हमला कर दिया, और वो जो जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हॉलैंड पर क्या किया, हमला किया, अटैक किया, तो उसमें यहूदी परिवारों पर ने काफी यातनाएं सहन करनी पड़ी। ठीक है, और इस तरह से यहूदियों को तरह तरह के कष्ट सहन करने पड़े, और उन यहूदियों को ने क्या क्या गुप्त खानों में छिपकर अपनी जीवन रक्षा की। और उन यहूदियों को, वो जो यहूदी परिवार थे, उन्हें शारीरिक और मानसिक यंत्रणा को भी सहन करना पड़ा। भूख, गरीबी और बीमारी को भी सहन करना पड़ा। उन्हें डोर डंगरों जैसा अमानवीय जीवन व्यतीत करना पड़ा। जैसे पशुओं का जीवन होता है ना, पशुओं का वैसा जीवन इन यहूदी परिवारों को सहन करना पड़ा। कब? जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और उस समय जब जर्मनी ने हॉलैंड पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, तो जर्मनी के शासक ने गैस चैम्बर व फायरिंग स्क्वाड के माध्यम से लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे समय में दो यहूदी परिवार एक गुप्त आवास में 2 वर्ष तक छिप कर रहे। इनमें एक था फ्रैंक परिवार, जिसमें माता पिता, 13 वर्षीय एन व उसकी बड़ी बहन मार्गेट 4 सदस्य थे। दूसरे परिवार में वान दंपति और उनका 16 साल का बेटा पीटर 3 सदस्य थे। 8वें व्यक्ति मिस्टर डसेल थे। इन लोगों को फ्रैंक साहब के ऑफिस में काम करने वाले ईसाई कर्मचारियों ने इन लोगों की बहुत ज्यादा मदद की, भरपूर मदद की। ठीक है, तो एन ने गुप्त आवास में बिताए 2 वर्षों का जीवन अपनी डायरी में लिखा है। ये जो डायरी है ये 2 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक लिखी गई है। ठीक है, यानी कि 1 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक ये जो डायरी है ये लिखी गई है। और 4 अगस्त 1944 को किसी ने सूचना दे दी, और ये 8 के 8 लोगों को पकड़ लिया गया। सौभाग्य से ये जो डायरी है ये पुलिस के हाथों नहीं लगी। ठीक है भाई। और 1945 में एन की अचानक से मृत्यु हो गई, और एन की मृत्यु के बाद उसके पिता ओटो फ्रैंक ने इसे 1947 में प्रकाशित कराया, इस डायरी को, इस रचना को। ठीक है, अपनी डायरी में एन ने ये चिट्ठियां अपनी किटी नामक उस गुड़िया को संबोधित किया, जो उसे अच्छे दिनों में जन्मदिन पर कोई ना कोई भेंट अवश्य देती थी। इस डायरी में एन फ्रैंक ने डर, आतंक, भूख, प्यास, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफें, हवाई हमले के डर, पकड़े जाने का लगातार डर, 13 साल की उम्र के सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की पीड़ा, मानसिक और शारीरिक जरूरतें, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन, सभी कुछ इस डायरी में एन फ्रैंक ने लिखा है, इन सभी के विषय। यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवन
दस्तावेज है। ये इस अध्याय का सारांश है। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। इसमें कुल जो इन्होंने एन फ्रैंक ने जो ये डायरी लिखी है, इसमें स्टार्टिंग में उन्होंने जो लिखी है 2 जून 1942 से शुरू की थी। ठीक है, और 1 अगस्त 1944 तक लिखी। लगभग 8-9 डायरियां लिखी होंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। ठीक है, लिख रहा ये एन फ्रैंक लिख रही है। एन फ्रैंक ने ये उनको संबोधित किया, प्यारी किट्टी। ठीक है, ऐसा लग रहा है मानो रविवार के बाद से बरसों बीत गए हैं। इतना कुछ हो गया है जैसे पूरी दुनिया ही उलट पुलट गई है। लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो किट्टी, मैं जिंदा हूं। लेकिन यह मत पूछो कि कहां और कैसे। मैं जो कुछ भी कह रही हूं उसमें शायद ही कोई बात तुम्हारे पल्ले पड़े। पल्ले पड़ना समझ आ जाना। इसलिए मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ कि रविवार की दोपहर को क्या हुआ था। 3 बजे थे। हेलो जा चुका था, लेकिन वह दोबारा फिर से आने वाला था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। क्योंकि मैं बालकनी में धूप में अलसाई सी बैठी पढ़ रही थी। अलसाई सी होता है आलस्य से जकड़ी हुई, आलस्य से भरी हुई। ठीक है, इसलिए मुझे घंटी की आवाज सुनाई नहीं दी। कुछ देर बाद रसोई के दरवाजे पर मॉर्गेट नजर आई। वह बहुत गुस्से में थी। पापा को एएसएस से बुलाए जाने का नोटिस मिला है। वह फुसफुसाई, माँ मिस्टर वॉन डॉन को देखने गई हुई है। मिस्टर वान डॉन पापा के बिजनेस पार्टनर है। बिजनेस पार्टनर यानी कि व्यापार में जिसको हम साझेदार बनाते हैं, उसे बिजनेस पार्टनर बोलते हैं। अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, और उनके अच्छे दोस्त है। मैं अवाक अवाक रह गई थी। अवाक रहना मुहावरा है, हैरान रहना, हैरान होना। बुलावा, हर कोई जानता था कि बुलावे का क्या मतलब होता है। यातना शिविरों के नजारे, यातना यातना होता है पीड़ा, दुख। ठीक है, नजारे, नजारे का मतलब क्या होता है? दृश्य। यातना शिविरों के नजारे और वहां की कोठरियों के दृश्य मेरी आंखों के आगे तैर गए। हम अपने पापा को इस तरह की नियति के भरोसे कैसे छोड़ सकते? हम उन्हें हरगिज नहीं जाने देंगे। हरगिज उर्दू शब्द है, बिल्कुल भी। मार मार्कोट ने उस वक्त कहा था जब वह की राह देख रही थी। माँ मिस्टर वान दान से पूछने गई है कि हम कल ही छुपने की जगह पर जा सकते हैं। वान दान परिवार भी हमारे साथ जा रहा है। हम लोग कुल मिलाकर 7 लोग होंगे। मौन, बिल्कुल चुपचाप। हम आगे बात ही नहीं कर पाए। यह ख्याल आया कि पापा यहूदी अस्पताल में किसी को देखने गए हुए हैं। माँ के लिए इंतजार की लंबी घड़ियां, गर्मी, सस्पेंस, इन सारी चीजों ने हमारे शब्द ही हमसे छीन लिए थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। यह हेलो ही होगा, मैंने कहा था। दरवाजा मत खोलो। मार्गरेट ने हैरान होते हुए मुझे रोका। लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने नीचे से माँ और मिस्टर वानदान को हेलो से बात करते हुए सुन लिया था।
तब दोनों ही भीतर आए और अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। तब भी दरवाजे की घंटी बजती तो मुझे या मार्गोट को उचक कर नीचे देखना पड़ता कि क्या पापा आ गए हैं। हमने किसी और को भीतर नहीं आने दिया। मुझे और मार्गोट को बाहर भेज दिया गया था क्योंकि वानदान माँ से अकेले में बात करना चाहते थे। जब मैं और मार्गोट बेडरूम में बैठे बात कर रहे थे तो उसने मुझे बताया कि यह बुलावा पापा के लिए नहीं बल्कि खुद उसके लिए था। इस दूसरे सदमे से मैं तो चीखने लगी। मार्गोट 16 बरस की थी। तय है कि वे लोग इस उम्र की लड़कियों को उनके खुद के भरोसे यहाँ से भेजना चाहते हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है कि वह नहीं जाएगी। माँ ने मुझसे यही कहा था। पापा जब मुझसे छिपने की जगह और जाने की बात कर रहे थे तो उन्होंने भी शायद यही कहा होगा। अज्ञातवास, अज्ञातवास यानी कि छिप कर रहना, किसी को पता ना चले। हम कहाँ जाकर छुपेंगे? शहर में, किसी घर में, किसी परछती पर, कब, कहाँ, कैसे? ये ऐसे सवाल थे जो मैं पूछ नहीं सकती थी। कौन कह रहा है ये बातें? एन फ्रैंक। ठीक है। लेकिन फिर भी ये सवाल मेरे दिमाग में कुल बुला रहे थे। कुल बुलाना, उठना, सवालों का उठना यानी कि उथल पुथल करना। ठीक है। मार्कोट और मैंने अपनी बहुत जरूरी चीजें एक थैले में भरनी शुरू की। मैंने सबसे पहले अपने थैले में यह डायरी ठूंसी। ठूंसी यानी कि रख देना, डाल देना। इसके बाद मैंने कलर्स, रुमाल, स्कूल की किताबें, एक कंघी और कुछ पुरानी चिट्ठियां थैले में डाली। मैं अज्ञातवास में जाने के ख्याल से इतनी अधिक आतंकित थी। आतंकित क्या होता है? भयभीत, डरी हुई। ठीक है। कि मैंने थैले में अजीबो गरीब चीजें भर डाली। अजीबो गरीब, आश्चर्यजनक। ठीक है। फिर भी मुझे अफसोस नहीं है। अफसोस किसी चीज का दुख होना, पछतावा होना, मलाल कर होना। स्मृतियां मेरे लिए पोशाकों की तुलना में ज्यादा मायने रखती है। स्मृतियां क्या होते हैं? यादें। रिमेम्बर, अंग्रेजी में रिमेम्बरिंग बोलते हैं, कुछ ऐसे ही बोलते होंगे। ठीक है। तब हमने मिस्टर किलीमैन को फोन किया कि क्या वे शाम को हमारे घर आ पाएंगे। मिस्टर वान दान चले गए ताकि मियप को लीवा ला सके। मियप आई और वादा किया कि वे रात को एक बार फिर आएंगी। वे अपने साथ जूतों, ड्रेसों, जैकेटों, अंडरवियरों, हाँ, स्टॉकिंग से भरा एक थैला लेकर गई। इसके बाद हमारे फ्लैट में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा छाना, चुप्पी छा जाना, शांत माहौल हो जाना। हम में से किसी की भी खाना खाने की इच्छा नहीं हुई। मौसम अभी भी गर्म था और सारी चीजें जैसे हमारे लिए अजनबी होती चली जा रही थी। अजनबी क्या होता है? अपरिचित, जिसके बारे में हमें पहले से कोई भी जानकारी नहीं होती। हमने अपना ऊपर वाला एक बड़ा कमरा 31 बरस के एक विदुर मिस्टर गोल्ड 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 सिम्ड को किराए पर दे रखा था। तय था कि उसे उस शाम कोई काम धंधा नहीं था। इसके बावजूद, हमारे कई इशारों के बावजूद, वह रात 10 बजे तक वहीं पर मंडराता रहा। मियप और जॉन गेज रात 11 बजे आए। मियप 1933 से पापा की कंपनी में काम कर रही थी, इसलिए पापा के करीबी दोस्तों में से थी। उसके पति जॉन भी पापा के अच्छे दोस्त थे। एक बार फिर जूते, स्टॉकिंग्स, अंडरवियर्स, किताबें मियप के गहरे बैग और जॉन की जेबों में गायब हो रही थी। 11:30 बजे वे खुद भी विदा लेकर चले गए। मैं बुरी तरह से थक गई थी। फिर भी एक बात मैं अच्छी तरह जानती थी कि यह रात मेरे अपने बिस्तर में मेरी आखिरी रात है। मैं जैसे घोड़े बेचकर सोई। घोड़े बेचकर सोना यानी कि निश्चिंत होकर सोना, किसी तरह की कोई चिंता न
ताना। मेरी नींद अगली सुबह 4:30 बजे मार्केट के जगाने पर खुली। किस्मत से यह सुबह रविवार की तरह गर्म नहीं थी। किस्मत क्या होता है? भाग्य। ठीक है। दिन भर गर्म बरसात की फुहारें पड़ती रही। हम चारों ने अपने बदन, बदन क्या है? शरीर। हम चारों ने अपने बदन, हम चारों ने अपने बदन पर इतने ज्यादा कपड़े ले लिए थे मानो हम रात फ्रिज में गुजारने जा रहे हैं। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि हम अपने साथ ज्यादा से ज्यादा कपड़े ले जाना चाहते थे। हम जिस स्थिति में थे उसमें कोई यहूदी व्यक्ति कपड़ों से भरा सूटकेस ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैंने 2 बनियाने, 3 पैंटे, एक ड्रेस और उसके ऊपर एक सर, एक जैकेट, एक बरसाती, 2 जोड़ी जुराबें यानी कि स्टॉकिंग्स, भारी जूते, एक कैप, एक स्कार्फ और इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ और पहन रखा था। घर में घर से निकलने से पहले ही मेरा दम घुटने लगा था, लेकिन किसी को भी परवाह नहीं थी। ठीक है। कि मुझसे पूछे, एन कैसा लग रहा है तुम्हें? मार्कोट ने अपने थैले में स्कूल की किताबें ठूंस ली थी, ठूस लेना, डाल लेना, और वह अपनी साइकिल लेने चली गई और फिर वह मीएप की निगरानी में अज्ञात जगह के लिए रवाना हो गई। कुछ भी रहा हो, मेरे लिए तो वह अनजान जगह ही थी, क्योंकि मुझे अभी भी पता नहीं था कि हम कहाँ जाने वाले हैं। 7:30 बजे हमें हमने भी अपने पीछे दरवाजा बंद किया। मुर्तजे एक मात्र ऐसी जीवित प्राणी थी जिसे मुझे गुड बाय कहना था। हमने गोल्डस्मिथ के लिए जो नोट छोड़ा उसके अनुसार बिल्ली को पड़ोसी के यहाँ छोड़ा जाना था। वे ही अब देखभाल करने वाले थे। खाली बिस्तरे, मेज पर बिखरा नाश्ते का सामान, रसोई में बिल्ली के लिए शेर भर मीट, ये सारी चीजें यही दर्शाती थी कि हम बहुत ही हड़बड़ी में छोड़ छाड़ कर गए हैं। लेकिन इम्प्रेशन छोड़कर जाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी। दिलचस्पी क्या होता है? रुचि, इंटरेस्ट। हम तो किसी भी तरह वहां से निकल जाना चाहते थे और कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहते थे, और कोई बात मायने नहीं रखती थी। बाकी कल तुम्हारी एन। ये उन्होंने जो प्रथम डायरी लिखी उसमें ये बातें कही है एन फ्रैंक ने। फिर उन्होंने दूसरी डायरी लिखी, गुरुवार 9 जुलाई 1942, प्यारी किट्टी। तो आखिर हम चल पड़े। मम्मी, पापा और मैं तेज बरसात में भीगते हुए आए। हम तीनों के कंधों पर बड़े बड़े थैले, बड़े बड़े हम तीनों के कंधों पर बड़े बड़े क्या थे? थैले थे। ठीक है। बड़े बड़े थैले और शॉपिंग बैग थे, और अलम गलम चीजों से ऊपर तक ठूस ठूस कर भरे हुए थे। अलम गलम क्या होता है? बिना सोची समझी, यानी कि उल्टी सीधी जो चीजें होती है उन्हें डाल देना, जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती। ठीक है। सुबह सुबह काम पर जाने वाले लोग हमें बड़ी बेचारगी बड़ी निगाहों से देख रहे थे। बेचारगी क्या होता है? लाचारी। बेचारगी क्या होता है? लाचारी, लाचारी, निगाह, नजरे, दृष्टि। ठीक है। आप उन्हें देखते ही बता सकते थे कि वे आपके लिए अफसोस कर रहे थे कि वे हमें किसी तरह का वाहन उपलब्ध नहीं करा सकते। वाहन क्या होता है? सवारी। हमारे सीने पर चमकता पीला सितारा सारी दास्तान खुद ही कह देता था। पीला सितारा, पीला सितारा, ये नीचे इसका अर्थ भी दिया हुआ है। हिटलर के शासन में यहूदियों को विवश किया गया था और वे अपनी पहचान के लिए पीला सितारा पहना करते थे। ठीक है। उपलब्ध करा देना, उपलब्ध कराना, प्राप्त करना। दास्तान होता है डिस्क्राइब, अंग्रेजी में डिस्क्राइब बोलते हैं, विवरण।
अपनी पूरी कहानी। ठीक है, जब हम गली में पहुंच गए तभी पापा और मम्मी ने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि उनकी योजना क्या थी। पिछले कई महीनों के दौरान हम थोड़ा थोड़ा करके जितना भी हो सका फर्नीचर और कपड़े लत्ते फ्लैट से बाहर ले जाते रहे थे। यह तय कर लिया गया था कि हम लोग 16 जुलाई को अज्ञातवास में चले जाएंगे। अचानक मार्केट के लिए बुलावा जाने के कारण योजना को 10 दिन आगे खिसकाना पड़ा था। इसका मतलब यही था कि अब हमें कम तैयार किए गए कमरों में ही गुजारा करना पड़ेगा। छिपने की जगह पापा के ऑफिस की इमारत में ही थी। इसे समझ पाना बाहर वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैं थोड़ा बहुत समझा देती हूँ। पापा के ऑफिस में काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा नहीं थे। बस मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लीमैन, मिएप और 23 बरस की टाइपिस्ट जिसका नाम वेब वॉस क्विल था। उन सबको हमारे आने के बारे में खबर कर दी गई थी। मिस्टर वॉइस क्विल वेब के पिता 2 और सहायकों के साथ गोदामों में काम करते थे। उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था। इमारत के बारे में थोड़ा सा बता दूं, तल मंजिल पर बना बड़ा सा गोदाम काम करने की जगह और भंडार घर के रूप में इस्तेमाल होता था। इसके अलग अलग हिस्से बने हुए थे। ये हिस्से गोदाम, पिसाई का काम वगैरह हैं। यहाँ इलायची, लौंग और काली मिर्च वगैरह पीसे जाते हैं। ठीक है, आगे चलिए। गोदाम के दरवाजे से ही सटा हुआ एक बार का दरवाजा है जो ऑफिस का प्रवेश द्वार है। ऑफिस के दरवाजे के एकदम अंदर की तरफ एक दूसरा दरवाजा है और उसके पीछे सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां ऊपर चढ़े तो एक और दरवाजा आता है जिस पर आर पार दिखाई न देने वाले कांच की खिड़की लगी है। इस पर काले अक्षरों में कार्यालय लिखा हुआ है। यही आगे आने वाला बड़ा यानी फ्रंट ऑफिस है। ये बहुत बड़ा, हवादार और खूब रोशनी वाला कमरा है। दिन के दौरान यहाँ बैप, मियप और मिस्टर क्लीमैन काम करते हैं। एक छोटा सा गलियारा है जिसमें तिजोरी जिसमें तिजो जिसमें तिजोरी, कपड़ों की अलमारी और स्टेशनरी की बड़ी सी अलमारी है। अब जो गलियारा क्या होता है? गलियारा होता है एक कठिन रास्ता, जटिल रास्ता, संकरा रास्ता जिसको बोलते हैं। ठीक है, इस गलियारे के पास एक छोटा सा दम घोंटू अंधियारा कमरा है। दम घोंटू जहाँ पर सांस लेने की दिक्कत आती है। ठीक है, सांस अच्छे से न लिया जा सकता हो, उसे दम घोंटू बोलते हैं। ठीक है भाई, आगे चलिए। इसमें मिस्टर कुगलर और मिस्टर वानदान बैठा करते थे। ठीक है, और अब इसमें सिर्फ मिस्टर कुगलर बैठते हैं। मिस्टर कुगलर के ऑफिस में पैसेज से भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन सिर्फ कांच वाले दरवाजे के जरिए, जिसे अंदर से तो आसानी से खोला जा सकता है लेकिन बाहर से इतनी आसानी से नहीं। मिस्टर मिस्टर कुगलर के ऑफिस में से निकलने के बाद तुम लंबे तंग गलियारों से कोयले वाले गोदाम की ओर बढ़ोगी और 4 सीढ़ियां चढ़ोगी तो तुम अपने आप को प्राइवेट ऑफिस में पाओगे। यह पूरी इमारत का 100% है। शानदार मोहन मोहगनी फर्नीचर, लिनोलियम का फर्श जिस पर कालीन बिछा है, जिस पर क्या बिछा है? कालीन। ठीक है भाई, एक रेडियो है, आकर्षक लैंप है, सब कुछ उत्तम दर्जे का, बेस्ट क्वालिटी का। ठीक है, इसके साथ वाला कमरा बहुत बड़ा रसोई घर है। उसमें पानी गर्म करने का हीटर है, गैस के 2 चूल्हे हैं, साथ में पाखाना है। पाखाना यानी कि जो टॉयलेट वगैरह वगैरह होते हैं। और ये पहली मंजिल का नक्शा है। नीचे की सीढ़ियों वाले गलियारे से एक रास्ता दूसरी
मंजिल की तरफ जाता है। सीढ़ियाँ खत्म होते ही थोड़ी खुली जगह है और उसके दोनों तरफ दरवाजे हैं। दाईं तरफ का दरवाजा मसाले रखने के स्टोर, अटारी और घर के सामने की तरफ वाली मियानी की तरफ जाता है। ठीक है। घर के सामने की तरफ से एक परंपरागत डच डिजाइन की सीधी और इतनी घुमावदार सीढ़ियां हैं कि एडियो में मोच आ जाए यह रास्ता गली की तरफ खुलता है। सीढ़ियों के ऊपर बनी जगह से दाईं तरफ का दरवाजा घर के पिछवाड़े की तरफ हमारी गुप्त अनेस्की की तरफ जाता है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस पाट मटमैले दरवाजे के पीछे इतने कमरे भी हो सकते हैं। दरवाजे के आगे सीढ़ी का बस एक ही पायदान है। इसे पार करते ही आप भीतर होते हैं। आपके सामने ही कई सीढ़ियां ऊपर की तरफ चली जाती है। बाईं तरफ एक तंग सा गलियारा है और जो एक बड़े कमरे में जाकर खुलता है। यही कमरा फ्रैंक परिवार के ड्राइंग रूम और बेडरूम का कमरा है। ठीक है। अगला दरवाजा एक छोटे कमरे का है। यह परिवार की दो जवान लड़कियों के बेडरूम और स्टडी रूम के काम आता है। सीढ़ियों के दाईं तरफ गुसल खाना और बिना खिड़कियों वाला एक कमरा है। गुसल खाना यानी कि स्नानघर, जिसमें एक वॉश बेसिन लगा हुआ है। किनारे की तरफ वाले दरवाजे से पाखाने की तरफ और दूसरे दरवाजे से मेरे और मार्कआउट के कमरे की तरफ जाया जा सकता है। यदि आप और सीढ़ियां चढ़कर बिल्कुल ऊपर तक चले जाएं तो आप नहर के किनारे बने इस पुराने मकान में ऊपर एक बहुत बड़ा खुला खुला और हवादार कमरा देखकर हैरान रह जाएंगे। इसमें एक गैस का चूल्हा है और एक सिंक है। यह मिस्टर और मिसेज वानदान का बेडरूम और रसोई घर होगा। इसे कॉमन कमरे, डाइनिंग रूम और हम सब के लिए स्टडी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक छोटा सा कमरा पीटर वान डॉन के ये बेडरूम का काम करेगा और फिर जैसे इमारत के सामने की तरफ है वैसी ही अटारी और मियानी यहाँ भी है। तो यह रहा हमारा नया गरीब खाना। लो, मैंने तुम्हें पूरी इमारत की सैर करवा दी तुम्हारी एन। फिर तीसरी जो डायरी लिखी इन्होंने, शुक्रवार 10 जुलाई 1942। मेरी प्यारी किटी, मैंने घर के लंबे चौड़े बखान के साथ हो सकता बखान करना, वर्णन करना, विस्तार पूर्वक बताना। ठीक है। तुम्हें बोर कर दिया हो, लेकिन मैं अभी भी यही सोचती हूँ कि तुम जानो हम कहाँ पहुंचे हैं, मैं यहाँ कैसे आ पहुंची हूँ, इसके बारे में तुम्हें मेरे आगे के पत्रों से पता चलेगा। लेकिन पहले मैं अपना किस्सा जारी रखूंगी। मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है। 263 ग्रास्त में हमारे पहुंचने पर नियत तुरंत हमें लंबे गलियारों से सीढ़ियों से ऊपर दूसरी मंजिल पर और फिर एनेक्सी में ले आई। उसने हमें अकेला छोड़ा और हमारे पीछे दरवाजा बंद कर दिया। मार्कोट अपनी साइकिल पर पहले ही आ चुकी थी और हमारी राह देख रही थी। राह देखना, इंतजार करना। हमारी बैठक और दूसरे कमरे सामान से ठूसे पड़े थे। कहीं तिल धरने की जगह नहीं थी। पिछले महीनों में जो कार्डबोर्ड के बक्से ऑफिस में भेजे गए थे चारों तरफ फर्श पर बिस्तरों पर फैले पड़े थे। छोटा कमरा फर्श से छत तक कपड़ों से अट पड़ा था और उस रात अगर हम ढंग से सोने के बारे में सोचते तो ये सारा सामान तरतीब से लगाने की जरूरत नहीं थी। तरतीब से का मतलब होता है ढंग से, तरीके से, क्रम से, सिलसिलेवार, व्यवस्थित तरीके से। ठीक है। हमें सफाई का काम तुरंत हमें सफाई का काम तुरंत शुरू कर देना था। माँ और मार्कोट के तो हाथ हिलाने की भी हिम्मत नहीं थी। वे बिना चादरों वाली गद्दियों पर ही पसर गई, थकी, बेहाल और पस्त। लेकिन पापा और मैंने सफाई का मोर्चा संभाला और तुरंत जुट गए। हम सारा दिन पैकिंग खोलते रहे, अलमारियां भरते रहे, कीले ठोकते रहे और तमाम सामान ठिकाने से लगाते रहे।
आखिर थक कर चूर हो गए और साफ बिस्तरों पर ढह गए। हमने पूरे दिन में एक बार भी गर्म खाना नहीं खाया था, लेकिन परवाह किसे थी। माँ और मार्गोट की थकान के मारे बुरी हालत थी और पापा और मुझे फुर्सत नहीं थी। मंगलवार की सुबह हमने पिछली रात के छोड़े हुए काम को पूरा करना शुरू किया। बेप और मियप हमारे राशन कूपनों से शॉपिंग करने गई और पापा ने ब्लैक आउट वाले पर्दे लगाए। मैंने रसोई का फर्श रगड़ रगड़ कर साफ किया। सवेरे से रात तक हम लगातार काम में जुटे रहे। बुधवार तक तो मुझे यह सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली कि मेरी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है। अब गुप्त एनएसके में आने के बाद पहली बार मुझे थोड़ी फुर्सत मिली कि तुम्हें बताऊं मेरी जिंदगी में क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। ठीक है भाई, बाकी करेंगे कल, यहीं तक पढ़ेंगे। अगले